इसका जवाब आपने अपनी शुरुआती टिप्पणी में वैसे थोड़ा दिया है, लेकिन इसको और बेहतर तरीके से समझ लिया जाए। अंकुर मोदी जी का सवाल है कि इस समय जो पैनिक की सिचुएशन है, उसमें क्या करें अपने पोर्टफोलियो में? पोर्टफोलियो को इस तरह की स्थिति में कैसे सँभाला जाए, ये समझना है अंकुर मोदी को। तो पहली चीज़ कि अभी ठीक है, हम ऊपर से थोड़ा नीचे आए हैं, लेकिन क्या इसे पैनिक सिचुएशन कहना ठीक है, या इन्हें बाज़ार का उतार-चढ़ाव देखने की ज़्यादा आदत पड़ी नहीं है, तो इसलिए ये पैनिक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं? हुँ, हुँ। देखिए पैनिक सिचुएशन बिल्कुल नहीं है। पैनिक सिचुएशन हमारे दिमाग की बात है। पैनिक का मतलब क्या है कि बाज़ार कुछ वैसा क्रैश हो गया, जहाँ पे वैल्यू होने के बावजूद भी कोई बायर नहीं है। अभी तो हम थोड़े दिन पहले से ही कह रहे हैं कि इस लेवल पे आपको मिड कैप, स्मॉल कैप में बहुत केयरफुली इन्वेस्ट करना होगा, जहाँ पे वैल्यू है। अक्रॉस द बोर्ड तो वैल्यू है नहीं। तो प्रॉब्लम क्या है कि फ्रेंज़ी में जाके, एक दौड़ में जाके कोई भी खरीदेगा और उसके बाद ऐसा क्रैश आ जाएगा तो लगेगा कि पैनिक हो गया, कोई पैनिक नहीं है। ये प्रॉफ़िट बुकिंग है, बहुत मच डिज़ायर्ड, मच नीडेड प्रॉफ़िट बुकिंग है और ये प्रॉफ़िट बुकिंग में 50 डीएमए, 200 डीएमए दोनों टेस्ट हो सकते हैं। तो आप उसको पैनिक का नाम देना चाहते हैं, पैनिक का नाम दें। अपॉर्च्युनिटी का नाम देना चाहते हैं, तो मैं नाम दूँगा अपॉर्च्युनिटी का, क्योंकि मेरे हिसाब से ये पैनिक बिल्कुल नहीं है। यहाँ से बहुत अच्छा अपसाइड बनेगा, एक बार करेक्शन हो जाए, हिट निकल जाए, कहाँ तक जाएगा मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन ये अपॉर्च्युनिटी है, पैनिक नहीं है। पैनिक किसके लिए है? पैनिक उसके लिए है, जो पहले सही समय पे सही चीज़ों को खरीद नहीं पाया और ऐसा लगा कि ट्रेन छूट गई है, तो भाग के चढ़ गए और उसके बाद गिर गए। इसलिए पैनिक है, पैनिक बिल्कुल नहीं है मेरे हिसाब से। थोड़े समय पहले मैंने एनालाइज़ किया था स्मॉल कैप को, इसलिए स्मॉल कैप कह रहा हूँ बिकॉज़ रिटेल इन्वेस्टर के लिए स्मॉल और मिड कैप मेन होता है पैनिक का मामला। लार्ज कैप में तो कोई करता नहीं है ज़्यादा, फ्यूचर्स वाले करते हैं। तो मैंने जब थोड़े समय पहले एनालाइज़ किया था निफ्टी स्मॉल कैप को, तो निकल के यही आया था कि निफ्टी स्मॉल कैप ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है। लेकिन ब्रेकआउट होगा कि नहीं होगा, वो डिपेंड करता है। और सीधा आप देखिए जो एक दिन पैनिक सेलिंग हुई थी जो हाई से 13,079 से, वहीं के आसपास हाई बना करीब-करीब 13,148 का। डबल टॉप स्ट्रक्चर बना, वो रेजिस्टेंस निकल नहीं पाया। रेजिस्टेंस निकलने का ये मतलब नहीं था कि इस तरह से फॉल आ जाता था। रेजिस्टेंस निकलने का मतलब ये था कि वहाँ पे स्ट्रगल होता था, 20 डीएमए ये सब सपोर्ट होता था और ऊपर जाता था, लेकिन नहीं हो पाया है। वहाँ से सेलिंग आ गई है। मतलब ये है कि क्लियर है कि हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यूड रहेगी स्मॉल कैप में, मिड कैप में, ब्रॉडर मार्केट में सो टू से। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से एकदम से आपका मार्केट खराब हो गया, पैनिक हो गया, गिर गया। करेक्शन फर्दर एक्सेंचुएट हो सकता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने शुरुआत में ही आपको एक्सप्लेन किया है स्मॉल कैप इंडेक्स का। और आपको ध्यान रखना है कि 12,000 के आसपास तो निफ्टी निफ्टी स्मॉल कैप 100 पहुँच जाएगा, बिकॉज़ वहाँ से ब्रेकआउट हुआ था। अब ध्यान दीजिए कि जब ब्रेकआउट हुआ था, ये उसके अगेंस्ट का थ्रोबैक चल रहा है तो पैनिक है कहाँ? कहीं पे पैनिक नहीं है। ये थ्रोबैक चल रहा है और ये बहुत अच्छा है जो एक करेक्शन हो और फिर से यहाँ से अपसाइड बने। अब या तो 12,000 पे भी अपसाइड बन सकता है या हो सकता है कि वो सॉरी वो 12,000 पे भी सपोर्ट बन सकता है, निफ्टी स्मॉल कैप 100 का। हो सकता है कि वो 11,000 तक भी जाए। लेकिन इसको हम पैनिक बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, ये मच नीडेड करेक्शन है। थोड़ा-सा आप राजू जी इसको आप थोड़ा-सा और मैं भूल जाता हूँ ज़ूम आउट करके बताइए। ज़ूम आउट, ज़ूम इन क्या बोलते हैं? हाँ, ये करके बताइए। अब आप देखिए कि बताइए मुझे किधर से पैनिक है? हम जब राइज़ 12,000 के ऊपर ब्रेकआउट कह रहे थे, तो ब्रेकआउट हुआ और एक गैप के साथ वहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा अच्छे से। वो जो ब्रेकआउट हुआ था वहाँ पे एक गैप के साथ हुआ था। वो गैप का अभी फुल हुआ नहीं है, वो 12,000 के पास गैप है। वो गैप फुलफिलमेंट हो सकता है गैप फिलिंग हो सकता है, जो कि वापस आएगा ये इंडेक्स और वो आपके लिए हेल्दी है। तो अब डिपेंड करता है कि अपना इस स्मॉल कैप आपने कब और कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया है बिकॉज़ मेरे हिसाब से ये अपॉर्च्युनिटी है, ये पैनिक नहीं है। चूँकि नैरो मार्केट में थोड़ी सेलिंग आ जाती है आज के तारीख में तो हर दिन कोई न कोई इंडेक्स का एक्सपायरी होता है। तो उसके कारण से जो मार्जिन कॉल्स हैं, मार्जिन रिलेटेड डिमांड है, वो अक्रॉस द बोर्ड ट्रिगर हो जाता है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब तरफ ट्रिगर हो जाता है। कोई अल्टीमेटली आपको मार्जिन कैसे देना है? मार्जिन लाके अगर कैश में देना है तो कैश चाहिए, या तो एलिजिबल स्टॉक दे दीजिए।
अगर एलिजिबल स्टॉक मार्जिन में नहीं देंगे तो फिर कैश मार्जिन देना होगा, कैसे देंगे? उसके लिए जो आपको होल्डिंग्स है वो कट करने पड़ेंगे और जब वो आप अक्रॉस द बोर्ड कट करेंगे तो उसपे प्राइस प्रेशर आ जाएगा। वही हो रहा है मार्केट में, प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, तो इसको मेरे हिसाब से हमें पैनिक का नाम नहीं देना चाहिए। हम अगर दे रहे हैं, तो हमारी सोच में कहीं प्रॉब्लम। जी, लेकिन जो आपने एक बात कही थी कि समय पे सही गाड़ी नहीं पकड़ पाए और उसके चलते दौड़-भाग करके कुछ भी उल्टा-सीधा पकड़ लिया। तो क्या ये एक बढ़िया रिव्यू का समय है कि आपके पास कहीं भी जहाँ क्वालिटी पे थोड़ा संदेह है, वैसे शेयरों से निकल जाने का ये बढ़िया समय है? कोई डाउट है ही नहीं। आपने 70-80 प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे ऐसे शेयर खरीद लिए होंगे जिस पे अर्निंग्स की विजिबिलिटी नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है कि अभी चूँकि हम कोविड से निकल के आए हैं, तो बहुत सारे सेक्टर में कुछ एक स्टॉक ऐसे होंगे जो आपको महँगे दिखेंगे, लेकिन उन सेक्टर्स का पोटेंशियल अर्निंग देख लीजिए। अगर आप ट्रेलिंग बेसिस पे नहीं, अगर आप कर सकते हैं तो फॉरवर्ड 1 ईयर, 2 इयर्स फॉरवर्ड अर्निंग के हिसाब से देख लीजिए। अगर आपने कुछ भी 50-60 के मल्टीपल पे 1-2 इयर्स फॉरवर्ड के हिसाब से खरीद लिया है, उसमें नहीं खरीदना चाहिए। वहाँ पे दिक्कत होगी ही होगी बिकॉज़ कैश क्रंच आएगा अभी। और अगर वैल्यू है हाँ, तो जो राजीव जी के सवाल का जवाब है वो यही है कि अगर आपने बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें खरीद ली हैं 1 टू 2 इयर्स फॉरवर्ड अर्निंग के हिसाब से पॉइंट नंबर 1। 2 अगर आपने कुछ मीडियोकर क्वालिटी की चीज़ें खरीद ली हैं जिसमें अर्निंग्स नहीं है, कैश फ्लो नहीं है, सिर्फ़ सुन के कि अब इसका टर्न अराउंड हो जाएगा, कुछ इसका ज़िंदगी में हो जाएगा, वैसे जगह से तो बाहर निकल जाना चाहिए। जी।